तो वेलकम, सभी का स्वागत है क्लास में। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसा रहा बच्चों? कुछ बच्चों का एग्जाम भी है अभी, आज भी है। कल कल वाला पोस्टपोन हो गया, अब कब जाएगा? और फिर कल भी है एग्जाम। कल किस किस का है? ठीक। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज चैप्टर 1 हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ में। तो चैप्टर 1 में 2 यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर, पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन का है उसमें हमने यूनिट नंबर 1 एक तरीके का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी। क्या? एक तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है प्राइस मैकेनिज्म के साथ में, और इकोनॉमी हमारी कितनी होती है। तो हम इकोनॉमी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इकोनॉमी में हमारा एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, एक मेरा सोशल इकोनॉमी है, और तीसरा कौन सा है? मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पढ़ा हमने, उसके मेरिट्स पढ़े और उसके डीमेरिट्स पढ़े। हमने सोशल इकोनॉमी पढ़ा, उसके मेरिट्स पढ़े और उसके डीमेरिट्स पढ़े। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कौन सी? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसके भी कई सारे, मतलब कई सारी बातें हैं, बट मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत बड़ा है नहीं एज कंपेयर टू कैपिटलिस्टिक। घर से पढ़कर आए हो सीरियसली? तो आज क्वेश्चन करेंगे, 48 क्वेश्चन के अराउंड आपकी बुक के अंदर भी है, और फिर हम हमारे क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत करने वाले। अगर समय मिला आज तो आज भी कर लेंगे, बट बुक के तो हम सारे कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मार्केट पे डिपेंड है ना, कैपिटलिस्टिक। तो अभी रिजल्ट आया लग रहा है, 1-2 दिन पहले ही है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किस पे डिपेंड है? सोशल इकोनॉमी। ये दोनों पे। ये हमारा प्यारा सा भारत देश जो है वो इसी को फॉलो करता है। थोड़ा सा गवर्नमेंट और थोड़ा सा मार्केट। ये वो इकोनॉमी होती है, बेटे चुप हो जाओ। ये वो इकोनॉमी होती है जो कैपिटलिस्टिक प्लस सोशल, उन दोनों का मिक्सअप होता है, इसलिए इसका नाम ही डाल दिया मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक वाले मार्केट के डिमांड फोर्सेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। मार्केट में जिस चीज की डिमांड है उसी का प्रोडक्शन होगा। तो भारत में मिक्स इकोनॉमी फॉलो करने वाले वो वैसे लोग भी है। और सोशल में सिंपल मोनोपोली क्रिएट करेंगे, सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी बनेगी। तो कई सारे ऐसे काम भारत में होते हैं जो सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी ही करती है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो हम इन दोनों कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक दोनों को एड ऑन कर मिक्स इकोनॉमी की बात करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। द मिक्स्ड इकोनॉमी कहता है, द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट। किस पे? ये दोनों पे डिपेंडेबल है। ये मार्केट पे भी डिपेंडेबल है एंड गवर्नमेंट पे भी डिपेंडेबल है फॉर एलोकेशन ऑफ। इन फैक्ट every economy in the real world makes use of both market and therefore is mixed economy in its. In a mixed economy the aim is to develop a system. एक ऐसा एम होता है जो सिस्टम डेवलप करे, which try to include the best feature of both the controlled and the market economy excluding the demerits of both. कैपिटलिस्टिक के अपने बहुत सारे डीमेरिट्स थे और सोशलिस्टिक के अपने बहुत सारे डीमेरिट्स थे। तो बहुत सारी कंट्रीज इस भारत और सॉरी दुनिया में वो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करती है। वो क्या करती है? वो कैपिटलिस्टिक के भी डीमेरिट को साइड करने का प्रयास करती है और सोशलिस्टिक के भी डीमेरिट को साइड करने का प्रयास करती है।
It appreciate the advantages of private enterprises and private property with their emphasis on self-interest and profit motive. Vast economic development of England, the US is due to private, है ना भाई? तो इन्होंने प्राइवेट को नहीं छोड़ा, मिक्स वालों ने भी नहीं छोड़ा. At the same time, it is noticed that private property, profit motive and self-interest of the market economy may not promote the interest of community as a whole. लेकिन वहीं यूएस और यूके में नेगेटिव चीज क्या थी? वो प्राइवेट 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 के चक्कर में वो सोसाइटी को भूल गए. तो मिक्स इकोनॉमी फॉलो करने वाले ने बोला देखो प्राइवेट पे भी रखना है और सोसाइटी को भी नहीं भूलना है. And as such, the government should remove these defects of private. तो उन्होंने उस डिफेक्ट को भी हटाने का प्रयास किया. For this purpose, the government itself must run important and selected industries and eliminate the free play of profit motive and self. Private enterprise, which has its own significance, is also allowed to play a positive role in a mixed economy. However, the state impose, state मतलब government, impose मतलब पेन लगाना, necessary measures to control and regulate the private sector to ensure that they function in accordance with the welfare objective of the nation. सुनना प्यार से भाई, यूएसए के अंदर और इंग्लैंड के अंदर उन्होंने प्राइवेट लोगों को बोला, प्राइवेट फर्म्स को बोला आप अपने आप सब कुछ करो, जो करना है करो. तो उन्होंने प्रॉफिट मोटिव के लिए एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर दिया. उन्होंने हर वो उल्टे सीधे काम करे जिससे वो पैसा कमा सकते हैं. तो फिर इससे दिक्कत किन लोगों को हुई? जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. इंडिया ने प्राइवेट वालों को पूरी छूट दी है, फ्रीडम दी है, आप काम करो, लेकिन वो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए. जैसे आप देखा होगा आप लोगों ने कि एम्प्लॉइज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉइज के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं कि एम्प्लॉयर्स यानी कि मालिक एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करेंगे सैलरी में से और उतना ही परसेंट खुद भी जोड़ेंगे. जैसे आप मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं आपका 10% पीएफ काटूंगा और 10 अपने आप से जोड़ूंगा और वो अमाउंट सबमिट करूंगा. कहां पे? कहां पे? गवर्नमेंट के अकाउंट में सबमिट करूंगा. गुड मॉर्निंग भाई. गुड मॉर्निंग भाई. हाँ जी भैया, वो तो फोटो घर पे है और मैं आ गया ऑफिस में. हाँ, व्हाट्सएप पे मैं देखूं कुछ बिना उसके नहीं हो सकता. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक बार ट्राई ट्राई करता हूँ कि क्या पता फोन में वन में हो कहीं. कोई भी फोटो चलेगी, एक भी? नहीं, वो तो घर पे है. तो मुझे वो फोटो, उस फोटो के नहीं, वो तो घर पे है और मैं ऑफिस आ गया हूँ अभी. और वो वाइफ भी नहीं, वो भी घर पे, वो ऑफिस में क्लिनिक पे. हो जाएगा उसके बिना या फिर घर जाऊं? अच्छा, कल हो जाएगा ना? ठीक है भैया, ठीक है. और रिपोर्ट आ जाएगी. ठीक. तो आजा मेरे प्यारो. तो मैं आपसे क्या कह रहा था? प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ बता रहा था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है एम्प्लॉयर्स को कि आप प्रोविडेंट फंड काटेंगे एम्प्लॉइज का. क्यों कटवा रहे? भारत में एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत कम है. अब उसके खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि वो एम्प्लॉय खुद से कभी कुछ सेविंग नहीं कर पाता. तो उसके बुरे समय के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा 1952 में, 1952 में प्रोविडेंट फंड का एक कानून बनाया जिसमें बताया गया कि हर मालिक अपने एम्प्लॉय का 10% सैलरी का काटेगा और 10% अपनी जेब से जमा करेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में.
जो जमा होते जाएंगे, जिस टाइम एम्प्लॉय को जरूरत पड़ी वो एम्प्लॉय वहां से पैसा निकाल लेगा। बच्चों की शादी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, कोई समस्या आ गई, वो एम्प्लॉय क्या करेगा, वहां से पैसा निकाल लेगा। कुछ आ रहा है समझ में? तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने सारे रेगुलेशंस लगाए हुए, गवर्नमेंट ने क्या लगाए हुए, सारे रेगुलेशंस लगाए हुए। और उसी एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने प्राइवेट को इंडिपेंडेंस भी दी है कि आप अपना काम करते रहो। कुछ आ रहा है समझ में? तो ये कौन सी इकोनॉमी हो जाएगी हमारी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी के फीचर्स देखेंगे हम लोग। फीचर्स ऑफ मिक्स इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो कहता है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए मिक्स इकोनॉमी इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड, in fact in a mixed economy there are three sector of industries। मिक्स इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज के कितने सेक्टर हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड कंबाइंड। सुनते रहना बड़े प्रेम से। कंबाइंड सेक्टर वो वाला सेक्टर होता है जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का एक्सेस होता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट सेक्टर वो वाला सेक्टर जिसमें सारा कंट्रोल किस पे होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल पे। और पब्लिक सेक्टर मतलब वो वाला सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे आज भी मेजर जो रिसोर्सफुल वाली चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वहां गवर्नमेंट का कंट्रोल है। कोयला वोयला गवर्नमेंट का कंट्रोल है। समझ रहे हो कुछ? और छोटी मोटी जो जगह है वहां पर प्राइवेट के कंट्रोल को दे दिया। जैसे रेलवे, रेलवे किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो तीन तरीके के नाम है, एक प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक, एक कंबाइंड। तो स्टार्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर से। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सेक्टर आर मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड, तो एक तरीके से ये कैपिटलिस्टिक को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं, कैपिटलिस्टिक को। ये वाले द सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट एंड पर्सनल इनिशिएटिव इज गिवन फुल स्कोप। However, a private enterprises may be regulated by the government directly and or indirectly by a number of policy। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इनको गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से देख, मैंने बोला ना। अब जैसे आप दिल्ली में ओखला चले जाओ या नोएडा चले जाओ, गुरुग्राम चले जाओ, वहां प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उसके अंदर एम्प्लॉइज काम करते हैं। भाई साहब गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल रखती है एम्प्लॉय की मिनिमम सैलरी पे, उनके प्रोविडेंट फंड पे, उनके ग्रेचुटी पे। ग्रेचुटी क्या होता है, वो जो एम्प्लॉय जब काम छोड़कर जाता है तो एक साथ साथ उसको पेमेंट मिलती है। पेंशन पे कई सारे कानून बनाए हुए, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट का कंट्रोल कहीं ना कहीं हमेशा रहता है। खाना पीना बनाने वाले कुछ हैं तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना दिया गवर्नमेंट ने। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो खाना पीना बनाने वाले जितने भी कंपनीज है उन सबको क्या करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, देखती है, जांच करती है कि तुम्हारा खाना पीना सही क्वालिटी का है या नहीं है। आ रहा है समझ में? सबके लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी बनाई हुई है। फिर कहता है पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेटअप बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। तो स्टेट ने बनाई हुई है कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। ऐसी इंडस्ट्री जो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बनाई गई है वो हमारी पब्लिक सेक्टर में आ जाती है। ठीक है? और तीसरा कौन सा सेक्टर है, कंबाइंड सेक्टर। ए सेक्टर इन विच बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैव इक्वल एक्सेस एंड जॉइंट हैंड ऑफ प्रोड्यूस कमोडिटी एंड सर्विसेज लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट। आपने दिल्ली के अंदर वो बसेस देखी है ऑरेंज कलर की, देखिए, इसको कहते हैं क्लस्टर बस।
कौन से कहते हैं? तो ये जो क्लस्टर बसेस होती हैं, ये रन करता है कौन? मैं आपको बताता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनीज। इन बसेस के डिपो प्लस बस का रिपेयर का काम प्लस बसेस के ड्राइवर्स, बस की मेंटेनेंस, ये सारा काम जो है वो प्राइवेट कंपनीज करती है। इन बसेस के अंदर जो कंडक्टर वगैरह बैठते हैं, ये सब गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं। तो दोनों का एक तरीके से क्या है, मेरा मेरे से जो बड़ा भाई है वो यहाँ पर काम करता है, तो मुझे पता है काफी कुछ इसके बारे में। ठीक है, समझ गए? ये क्या है? ये जॉइंट सेक्टर। तो मिक्स इकोनॉमी हैज द फॉलोइंग मेरिट्स अवेलेबल टू कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सबसे पहला, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इंश्योर इंसेंटिव टू द वर्क। सही है? देखो, हम आपको इकोनॉमिक फ्रीडम दे रहे हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी दे रहे हैं। हम कोई चाइना थोड़ी है जो सब कुछ हमारा, नॉर्थ कोरिया थोड़ी है सब हमारा, और हम कैपिटलिस्टिक भी नहीं है कि सब तेरा। हम है ऐसी इकोनॉमी जहां पर थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा। आ रहा है कुछ समझ? प्राइस मैकेनिज्म और कंपटीशन फोर्सेस द प्राइवेट सेक्टर टू प्रमोट एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड बेटर रिसोर्स। देखो, कैपिटलिस्टिक में प्राइस मैकेनिज्म और कंपटीशन होता है ना, तो हमने हटाया ही नहीं। भारत में हर जगह कंपटीशन है, दो चार चीजें में मोनोपोली है बस। रेलवे की मोनोपोली है, रेलवे में भी थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन आने लगा हल्का हल्का, पता है ना आप लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत कर दिया, बट मोटा मोटा मेजर मेजर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है अपना। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड थ्रू कंज्यूमर्स सवर्गेनिटी, मतलब इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ। तो जब कंपटीशन होगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे? ज्यादा। और जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं तो कंज्यूमर को बेनिफिट होता है या नहीं? क्योंकि हमेशा प्रोड्यूसर फिर क्वालिटी पे बात करता है। एप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग। कंपटीशन होता है तो रिस्क टेकिंग भी होगा। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज। तो मिक्स इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है वो बड़ा बेनिफिट मिलता है। कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक। सरकार की पूरी पार्टिसिपेशन रहती है तो एक्सप्लॉइटेशन बहुत कम होता है। हालांकि अब एक्सप्लॉइट जो है ना मिक्स इकोनॉमी में सरकार ही करती है। नहीं समझे? कंट्रोल किसका है? सरकार का। तो वही एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर वो एक्सप्लॉइट ना करें तो कभी भी एक्सप्लॉइटेशन आपका ना हो। एंड डिसएडवांटेज ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन अवर्टेड थ्रू गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव मेजर सच एज एनवायरमेंट एंड लेबर। मैंने आपको ये लेबर रेगुलेशन की तो बात बताई थी अभी। लेबर्स के बहुत रेगुलेशंस है। जैसे एम्प्लॉयज का ईएसआई कटता है सैलरी से, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। तो जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उन सबकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा कटेगा और वो ईएसआई के अकाउंट में चला जाएगा। गवर्नमेंट उसको रन करती है। ईएसआई का मतलब अब उस एम्प्लॉय के परिवार में या उस एम्प्लॉय को कोई भी हेल्थ इश्यू आता है तो ईएसआई के हॉस्पिटल बने हुए हैं भारत में, पता है आप लोगों को। तो वहां जाके आपका इलाज होता है, वो भी फ्री फंड में, पता है, पूरा फ्री इलाज होता है। और छुट्टी भी करोगे ना काम से तो उसके भी पैसे नहीं कटेंगे इलाज कराने के लिए। ये लेबर का रेगुलेशन है। किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। आ जाओ। हाउ एवर मिक्स इकोनॉमी इज नॉट ऑलवेज ए गोल्डन पाथ बिटवीन कैपिटलिज्म एंड। इसके कुछ क्या है?
डीमेरिट्स भी है। अब डीमेरिट सुनना जरा, मैं बड़ी तारीफें कर ली इसकी, अब थोड़ा बुराई भी करते हैं। मिक्स इकोनॉमी समटाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव कंट्रोल बाय द स्टेट। जब स्टेट का ज्यादा कंट्रोल होता है तो इंसेंटिव और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, हायर रेट ऑफ टैक्स, लैक ऑफ एफिशिएंसी, करप्शन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अनड्यू डिले एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। जब कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है तो सरकारें कैसे काम करती है, ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। भारत के अंदर, गलत तो नहीं कह रहा, उनको पता है उनकी सैलरी फिक्स है। हमारे इंडिया के अंदर कोई भी बंदा सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने नहीं जाने की कोशिश करता है, कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं उनको नौकरी कौन सी मिले, सरकारी नौकरी। क्यों, ऐसा क्या है उस सरकारी नौकरी में, जबकि वहां के तो ऑफिस में पंखे में भी तो चू चू की आवाज आ रही होती है। वहां सिक्योरिटी है। क्या सिक्योरिटी है, 1 तारीख को तनख्वाह आई जानी है, रिटायर होने के बाद बढ़िया पेंशन मिल जाती है, गैजेटेड छुट्टियां मिलती है, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता नहीं है। समझ रहे हो कुछ? तो इसकी वजह से आदमी, तुम्हें नहीं लगता, आलसी हो जाता है। जब आदमी को ये पता है उसके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं है तो वो ढीला हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या होने लग जाती है, गिरने लग जाती है। ये एक डीमेरिट भी है। और जब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन होने लग जाता है ना, तो प्राइवेट वाले भी काम पे ढीला ही कर देता है, भाड़ में जा, तू ही कर ले फिर, आजा। समझ रहे हो? मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, कोई आके मुझे बार बार बोले नहीं सर आप ऐसे मत बढ़ाओ, आप वैसे बढ़ाओ, एक बार बोले, 2 बार बोले, तू ही पढ़ा ले अब। समझ रहे हो कुछ? Moreover, it is very difficult to maintain a proper balance between public and private sector। बड़ा मुश्किल है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का। गलत तो नहीं कह रहा? बैलेंस बनाना क्या है, बड़ा मुश्किल है। In the absence of a strong governmental initiative, the private sector is likely to grow disproportionately. The system would then resemble capitalism with all its disadvantages। मतलब गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रही, ऑन डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है हम मिक्स इकोनॉमी है, थोड़ा मैं करूंगा थोड़ा तुम करना, लेकिन इनिशिएटिव लेने की जब बारी आती है तो गवर्नमेंट 4 कदम 6 कदम पीछे चली जाती है। समझ गए? तो प्राइवेट वाले बोलते हैं भाई अब क्या ही करें यहाँ पर इस देश में। भाई मिक्स इकोनॉमी का अगर बहुत फायदा होता तो हम अभी डेवलपिंग क्यों होते? एक्चुअली मिक्स इकोनॉमी अच्छी होती है, लेकिन इसको चलाना उतना ही ज्यादा, मतलब दिमाग खाओ और बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं। ऑल वेल, तो समरी इस चैप्टर की देखते हैं। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी गिव्स राइज टू मेनी ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सॉल्व बाय डिफरेंट इकोनॉमी। तो कितनी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्टिक यूज करती है प्राइस मैकेनिज्म, सोशलिस्टिक यूज करती है सेंट्रल प्लानिंग, और मिक्स यूज करती है प्राइस और सेंट्रल दोनों। कैसा लगा जी चैप्टर? ओके, चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? आंसर मत देना, पूछूंगा उससे वही देना। इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट क्योंकि resources required to satisfy our unlimited want and needs are finite और scarce। सही है? नीड्स स्कैर्स भी है और फाइनाइट मतलब लिमिटेड है, और हमारी वांट क्या है? अनलिमिटेड।
एक शाहरुख खान का गाना है, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया को बताऊं, बस इतना सा ख्वाब है। वो तू चांद और तारे तोड़कर लाके कह रहा है बस इतना सा ख्वाब है, या फाउंडेशन क्लियर नहीं हो रहा है भाई? तो आदमी की ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है। जैसे तुम अंबानीज की बात करो, क्या लगता है आपको अंबानीज में कितना पैसा है? आप यकीन नहीं मानोगे, वो अभी भी काम कर रहे होंगे। वो जो 1,000 करोड़ की शादी करी थी ना, वो शादी नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट था। अभी अंबानीज में शादी हुई है ना 1,000 करोड़ की, वो इन्वेस्टमेंट था। इन लोगों का खर्चा खर्चा होता ही नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है। उसने पूरी दुनिया के सारे सीईओ कंपनीज को बुलाया, सारे लीडर्स को बुलाया, तो बोलो कितनी मीटिंग करी होगी, कितने पॉलिटिकल कलेक्शन बनाए होंगे, कितने कॉन्ट्रैक्ट ले लिए होंगे। गलत तो नहीं कह रहा? उनका 1,000 करोड़ तुम्हारे कहने से एक्सपेंडिचर है, उनके कहने से क्या है? अंबानी अभी भी काम कर रहे होंगे, वो पूरे भारत के सबसे अमीर आदमी है, दुनिया के 10वें 12वें अमीर आदमी है, लेकिन अभी भी काम कर रहे हैं। एलन मस्क, अमेजोन वाला वो जेफ, अली बाबा का जैकमा, सब काम कर रहे हैं। हम लोग भी देखो सर, सुबह सुबह देखो आ गए, क्लास ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, शाम तक ऐसे चलता रहेगा हमारा कारवां। संडे को भी घर पे बैठे होते तो कुछ काम ही कर रहे हो, नोट्स बना लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। क्यों भाई? क्योंकि हमारी वांट क्या है? दूसरा, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट आवर स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाइड सोसाइटीज अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड। गलत तो नहीं है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज है, तो फिर ठीक क्या है? तो चलो जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है याद करो। यूनिट नंबर 1, चैप्टर 1, यूनिट 1। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाई टू द टूल ऑफ। गलत तो नहीं है? बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो पे ही अप्लाई होती है ना, पढ़ाया था। इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, यस और नो? नो। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसमें कई सारी हम लोग क्या लेते हैं? अजम्पशंस लेते हैं। अभी बस आपके बाद अभी थोड़े टाइम बाद ही स्टार्ट होने वाला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई। मैं बहुत सारी अजम्पशंस लेता रहूंगा हमेशा, वरना आंसर ही नहीं आएगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई किसका पार्ट है? माइक्रो का ही तो पार्ट है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इकोनॉमिक थ्योरी इन बिजनेस डिसीजन, बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं होता, और इट इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन। हाँ ये है। तो डी आंसर इसका बनने वाला है, बी एंड सी। एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाई द टूल ऑफ, ये तो ओके, एंड इट इनकॉर्पोरेट टूल्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन। बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिसिप्लिन मल्टीपल नहीं होते? बताओ बेटे। ओ सॉरी, अच्छा हाँ, मेरे से उल्टा हो गया, यहाँ पर बी एंड सी, मैं ऊपर वाले को नीचे ले रहा था। यहाँ क्या कह रहा है? तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाई द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, इसका डी पॉइंट ही है, बी एंड सी अब, मतलब इसमें बिजनेस डिसीजन मेकिंग हम लोग लेते हैं, और मल्टीपल डिसिप्लिन तो है ही। मल्टीपल डिसिप्लिन क्या होते हैं हमारे? एनवायरमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कितनी सारी चीजें होती हैं? पॉलिटिकल, लीगल, सोशल। तो आपको डिसीजन लेते वक्त वो सारे एनवायरमेंट को क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है। यानी कि आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी एक सिंगल एनवायरमेंट से नहीं चलता, वो किससे चलता है? वो सारे मल्टीपल डिसिप्लिन से चलता है।
ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है दोनों पे अप्लाई होता है, तो ए इसलिए है नहीं। ये मैं क्वेश्चन को नेगेटिव में पढ़ रहा था, मैं नॉट पढ़ रहा था, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको यूनिट 1 में, दिखाऊं एक बार देखें। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट? मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये देखो, business economics is also referred managerial economics generally refer to integration of economic theory with business practice। मतलब ये प्रैक्टिकल, यस है, मतलब बी ऑप्शन हो गया और सी ऑप्शन भी हो गया, ठीक है। अब ए ऑप्शन देखते हैं। While the theory of economic provide the tool which explain various concepts such as demand, supply, cost, मैं आपको डिफरेंसेस पढ़ा रहा था बिजनेस इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस के अंदर। ये देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नैरोअर स्कोप है, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन कैरेक्टर, और इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इन कैरेक्टर। तो बिजनेस इकोनॉमिक माइक्रो भी है, प्लस में क्या है, प्रैक्टिकल भी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टूल ऑफ माइक्रो ये सही होता है, लेकिन ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हटाना, इसमें हटता नहीं है, इसमें सिर्फ अप्लाई होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का टूल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं वो इसमें सिर्फ क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता ना बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो फिर ये ऑप्शन भी सही होता। समझ गए? चलो तीसरा, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी टू मीन्स। जल्दी बताओ कौन सी स्कैरसिटी है हमारे देश के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर? एब्सोल्यूट स्कैरसिटी है एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, या रिलेटिव स्कैरसिटी दैट इज स्कैरसिटी इन रिलेशन टू वांट ऑफ द, या स्कैरसिटी ड्यूरिंग टाइम ऑफ बिजनेस फेल्योर, या नेचुरल कैलेमिटी, या स्कैरसिटी कॉज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन। क्या है ऑप्शन? मेरे को ऐसा लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी है, रिलेटिव स्कैरसिटी है, मतलब स्कैरसिटी इन रिलेशन टू वांट ऑफ द। देखो हमने ऐसे ही पढ़ा है, ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम इसी को ऐसे ही पढ़ते हैं ना, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ये रिलेटिव स्कैरसिटी बोलते हैं इसको। ऑल वेल, व्हाट implications does resource scarcity have for the satisfaction of want? मतलब ये जो आप स्कैरसिटी को पढ़ रहे हो सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका इंप्लीकेशन क्या है? नॉट ऑल वांट्स कैन बी, क्या सारी वांट आप सेटिस्फाइड कर सकते हो? देखो ये ठीक आंसर है। पहले बी, सी और डी भी देखते हैं एक बार। वी विल नेवर बी फेस विद द नीड टू मेक चॉइसेस। ऐसा हो सकता है कभी? चॉइस तो आपको हर जगह मिलेगी। वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज आवर इंडिविजुअल वांट। क्या आप कभी अपनी इंडिविजुअल वांट को रिड्यूस करने के लिए कोई तरीके ढूंढ सकते हो? अरे भाई ये तो हमेशा बढ़ती है, कम होती है कभी? तुम्हारी वांट कभी कम हुई है किसी की? द डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी टू इंक्रीज आवर एबिलिटी टू सेटिस्फाइड। अरे सर तुम कितने नेचुरल रिसोर्सेज ले आओ, तुम्हारे वांट क्या रहेंगे, इसीलिए सारी वांट कभी भी सेटिस्फाइड। सही है। चलो पांचवा पढ़ो फटाफट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। देखो दो होते हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। मतलब क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी। पॉजिटिव मतलब जो होगा, नॉर्मेटिव मतलब जो हो सकता है, यही बताया था मैंने। प्लान्ड इकोनॉमी एलोकेट रिसोर्स वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बताओ, प्लान्ड जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो सारे रिसोर्सेज कहां से प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नॉर्मेटिव नहीं है। ये कौन सी है, पॉजिटिव है। मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमी हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइस ओवर द पास्ट डिकेड्स। तो पास्ट की बात कर रहे हो तो पॉजिटिव ही होगा, और सही कह रहे हो। देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी मार्केट इकोनॉमी देन प्लान्ड इकोनॉमी, पॉजिटिव है। मतलब सोशल इकोनॉमी के मुकाबले कंज्यूमर इंडिपेंडेंस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल सही है। तो डी बिना पढ़े आंसर कर दो, लेकिन पढ़ लेते। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी ए मेजर प्रायोरिटी फॉर, मतलब मैं ये कह रहा हूं मिक्स इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना होना चाहिए। दिस इज ऑट टू बी है, एंड इसको क्या बोलते हैं आप, ऑल वेल। 6 क्वेश्चन देखते हैं। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्कैरसिटी इंपोज लिमिटेशन ऑन हाउसहोल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट एंड नेशन एज ए होल। हाउसहोल्ड, बिजनेस फर्म बट नॉट गवर्नमेंट, ये तो गलत है। लोकल और स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट फेडरल, गलत। हाउसहोल्ड गवर्नमेंट बट नॉट बिजनेस, गलत। भाई इकोनॉमिक सिस्टम का प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ता है ना, तो स्कैरसिटी क्या गवर्नमेंट के लिए नहीं है, स्कैरसिटी गवर्नमेंट के लिए भी है, सबके लिए होती है स्कैरसिटी, ऑल वेल। नंबर 7, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, कोई डाउट। चलो 8 पढ़ो फटाफट। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी, अब पॉजिटिव ऑट टू भी नहीं होता, पॉजिटिव मतलब जो होगा ही होगा या जो हो चुका है। डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, ये तो नॉर्मेटिव है। डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस, फेयर प्राइस क्या होता है, कई लोग 2000 का सामान बेच के बोलते हैं ये आपके लिए फेयर है मैडम। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट, ये भी नॉर्मेटिव है। एन एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड एंड द क्वांटिटी, तो प्राइस ऑफ द फूड और क्वांटिटी परचेज की रिलेशनशिप आप 100% निकाल सकते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा। 9th बताओ, ए स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ, मेरे बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल, देखो जो भी नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात होती है वो कौन सी इकोनॉमिक्स में होती है। चलो 10वां बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट ए मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया, जो मैक्रो अप्रोच नहीं है। डिटरमाइनिंग द जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मैक्रो है। आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, मैक्रो है। एनालाइज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल, मैक्रो है। फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ एबीसी, माइक्रो है। माइक्रो में इंडिविजुअल की बात करते हो ना आप, ऑल वेल। चलो 11th बताओ जरा, राम माई कॉर्न हाईवे हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर, राम कहता है मेरे जो भुट्टे हैं ना, भुट्टों की खेती वो क्या हुई है, पुअर हुई है। कृष्ण डोंट वरी प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगा। विनोद क्लाइमेट अफेक्ट क्रॉप यील्ड, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड। मधु द गवर्नमेंट ought to guarantee that our income will not, in this conversation normative statement is made by, देखो राम ने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, पॉजिटिव है।
कह रहा मेरी हार्वेस्ट पुअर हो गई, पॉजिटिव है। कृष्ण कह रहा डोंट वरी प्राइस इंक्रीज विल कॉम्पनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई, पॉजिटिव है, ये रूल है। विनोद क्लाइमेट अफेक्ट करता है क्रॉप यील्ड को, ये भी पॉजिटिव है। मधु कह रही है द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट, गवर्नमेंट झूठी है, गवर्नमेंट चोर है। अभी देखो अभी बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है ना। कांग्रेस का भी कल मैं देख रहा था एक ऐड आया, 30 लाख रोजगार। तो 70 साल से तुम क्या कर रहे थे, कहां थे जब 70 साल तुम्हारे हाथ में देश था? तो मेरे को लग रहा है मधु ये बिल्कुल सही कह रही है, एंड गर्ल्स ऑलवेज राइट। यस, ओके। तो ठीक है बेटे, टाइम नहीं है अभी थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको इसके बाकी के क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। एक 12th क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरसिटी, बिना स्कैरसिटी की। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वेयर मोस्ट पीपल वर फार्मर, तो क्या उस समय स्कैरसिटी नहीं थी? तब भी थी, तब ज्यादा थी भाई। ए मिथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबडी इज ए बिलीनियर, तो सभी बिलीनियर है तो प्रोडक्शन कहां से होगा? स्कैरसिटी तब भी रहेगी। एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां थोड़ा स्कैरसिटी से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। सारी सबको इनकम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो कि पॉसिबल, तो यहां थोड़ा सा क्या हो सकता है, ये विदाउट स्कैरसिटी काम यहां पर हो सकता है। क्या? हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन यहां पर क्या होता है, जो आपकी इनकम जो है वो हर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सबको बराबर मिल रहा है, तो कोई ज्यादा और कोई कम खरीद ही नहीं सकता। मैं समझ गया, आपकी अनलिमिटेड वांट है। यहाँ पर क्या है, इकोनॉमी विदाउट स्कैरसिटी कब होगी ये पूछ रहा है आपसे। देखो आप ए हो, आप बी हो, आप सी हो, आप डी हो, आप ई एफ जी एच आई, आप जितने भी बंदे हो, आपके यहां पर क्या होने वाला है कि आपकी रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। नहीं, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, ए बी सी डी सबको मिलेगा। हाँ इसका डी होना चाहिए आंसर, नन ऑफ द अब, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर है, सॉरी। एनी इनकम इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो भी हमारी स्कैरसिटी क्या होगी, क्योंकि मैंने तुम सबको 200 रुपए दे दिए, चाहे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, लेकिन डिमांड तुम उतने 200 में ही करोगे, और डिमांड जिस भी चीज की करोगे उस चीज की क्या है भारत में, दुनिया में कमी है। तो आपका क्या होने वाला है, डी होने वाला है, ठीक है। 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ो, एक और कर लेते हैं फिर छोड़ दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट ए सब्जेक्ट मैटर। तो प्राइसेस ऑफ मैंगोज, देखो आपने पढ़ा होगा जो माइक्रो होती है वो प्राइस मैकेनिज्म होता है, और मैक्रो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होता है। तो प्राइसेस ऑफ मैंगो इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है या नहीं है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, ये भी माइक्रो का है, कॉस्ट नाम का एक चैप्टर आता है। क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस फॉर द मैंगोज मार्केट एंड द नेशनल इकोनॉमी इज द एनुअल, ये नेशनल इकोनॉमी कौन सा होता है, मैक्रो होता है। ऑल वेल, तो आज इसको छोड़ते हैं यहां पर। आपको क्या करना है, कितने क्वेश्चन है, आई थिंक 47 या 48 होंगे, 48 है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर आओगे, कोई डाउट होता है तो पूछेंगे मेरे से, देन वी विल, हम अगली क्लास में यूनिट नंबर क्या स्टार्ट करने वाले, सॉरी अपना चैप्टर नंबर 2, यूनिट 1 और यूनिट 2 ही थे चैप्टर 1 में, ठीक है। चलो।